Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. In this lecture, we will discuss about different type of blood vessels, arteries, veins and capillaries, as well as हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन या वेज़ो डायलेशन करा के जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं. सो मूविंग टूवर्ड आवर मेन लेक्चर टॉपिक दैट इज़ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या चीज़ होती हैं? ब्लड वेसल बेसिकली एक ऐसा पाथवे होता है जिसकी मदद से ब्लड पास करता है और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो ब्लड वेसल्स आर बेसिकली द pathway or the canals through which the blood moves from heart to all part of the body as well as blood is collected and return back towards the heart. ये आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में. तो हार्ट ऐसी फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे ब्लड सर्कुलेट किया जाता है, लेकिन ब्लड वेसल जो है ये कैरी करती हैं ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल टिश्यूज़, और फिर दोबारा हार्ट की तरफ भी वापस लेके जाती हैं. एडिशनली यानी बेसिक रोल क्या है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, सर्कुलेशन करवानी है. लेकिन एडिशनल रोल इसका क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेंगी और फ्लो को भी मेंटेन करती हैं, जिससे ये और ज़्यादा एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं. यानी ये अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड या तो इस डायरेक्शन में जाएगा ऑब्वियसली या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा. तो डायरेक्शन को भी देखती हैं, साथ ही साथ क्या है कि ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को. यानी ये जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि रास्ता छोटा हो जाएगा. ठीक है, सुराख अगर छोटा हो तो आप पानी डालें तो पूरे प्रेशर से पानी जाता है, लेकिन अगर ब्लड वेसल डायलेट करेगी, रास्ता इसका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा पाथवे, तो ब्लड ईज़िली मूव कर सकता है. तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा. तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में हम इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर के टॉपिक में ही इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इसमें हम अगर टाइप्स देखते हैं, सो एज़ ऑल ऑफ अस नोज़ कि ब्लड वेसल 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़. आर्टरीज़ जो कि ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और वेन्स जो कि ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक वापस लेके जाती हैं. कैपिलरीज़ वो होती हैं जो कि परमिट करती हैं कि ब्लड जो है वो एक्सचेंज कर सके न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को विद द टिश्यूज़, यानी कि न्यूट्रिएंट्स दे सके टिश्यूज़ को और वहाँ से वेस्ट कलेक्ट कर सके. सो इनकी अब हमने डिटेल वन बाय वन डिस्कस करनी है. सो मूविंग टूवर्ड्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ आर्टरीज़. जैसे कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, ये आर्टरीज़ का स्ट्रक्चर है. आर्टरीज़ वो वेसल्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द बॉडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज़, क्योंकि इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट से टुवर्ड्स लंग्स जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके. आर्टरीज़ जो होती हैं ये पिंक कलर की होती हैं और ये सिचुएटेड होती हैं विद इन द मसल्स. इनका कलर पिंक इस वजह से होता है क्योंकि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो हमें पिंक शो होती हैं. इनका साइज़ वेरी कर सकता है. एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि 23 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, और आर्टरीज़ जो होती हैं ये 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर होती हैं, सॉरी आर्टीरोल्स. और आर्टरीज़ मस्कुलर, थिक मस्कुलर वॉल होती है. आर्टरीज़ जब ब्रांच करती हैं तो आर्टीरोल्स बनते हैं, और आर्टीरोल्स जब डिवाइड करते हैं तो कैपिलरीज़ बनती हैं. और ये जो आर्टरीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को, और ब्लड प्रेशर एक ख़ास प्रेशर के जो है ना अकॉर्डिंग. ठीक है, आर्टरीोल्स के अंदर या आर्टरीज़ में कोई वॉल्व नहीं होते. क्यों नहीं होते? रीज़न ये है कि जो ब्लड फ़्लो होता है इनमें वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है. ठीक है, तो इस वजह से इनको वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ब्लड जो है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है. तो इसमें बैक फ़्लो का तो कोई चांस ही नहीं है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, तो वॉल्व की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा अगर हम मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे आपको ये डायग्राम साथ जो है ना शो हो रही होगी, तो इसमें क्या है कि ट्यूनिका जो एडवेंटिशिया या आउटरमोस्ट लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडल, और ट्यूनिका इंटीमिया जो है वो इनरमोस्ट लेयर. ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, थिक वॉल्ड है, आउटर वॉल है. ठीक है, और जो ट्यूनिका मीडिया है इसके दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ मसल की लेयर ये वाली, और एक इलास्टिक ये जो आपको थोड़ी सी पर्पलिश नज़र आ रही है. ठीक है, इसके अलावा ट्यूनिका
जो इंटीमिया है ये एंडोथेलियम की बनी होती है, इनर मोस्ट है, और ये आपको होल नज़र आ रहा है। इस होल को नाम देते हैं बोर का, BORE बोर। ये जो होल है बेसिकली यहीं से हमें डायमीटर पता चलता है कि अगर ये लार्ज होगा 23 मिलीमीटर तो एओर्टा, अगर स्मॉल है तो 0.2 मिलीमीटर डायमीटर है जो कि आर्टेरियोल का होगा। ये आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर डायमीटर्स वगैरह MCQ में, तो उस हवाले से आपने लाजमी याद रखना है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे कैपिलरीज़ पे। कैपिलरीज़ जो होती हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर जो है ना सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसको हम एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। और यही एपिथेलियम यानी यही कैपिलरीज जब टुवर्ड्स हट जाने लगती हैं तो ये जो एपिथेलियम है ये पार्ट बन जाती है एंडोथेलियम का, जो कि हर्ट की एंडोकार्डियम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कैपिलरी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एपिथेलियम से बनी होती है। एपिथेलियम कंटिन्यू करती है तो जो है ना कार्डियम ऑफ हर्ट के साथ, सॉरी एंडोकार्डियम ऑफ एंडोथेलियम है, और एंडोथेलियम जो है वो एंडोकार्डियम के साथ कनेक्ट करती है यानी कॉन्टिन्यूस हो जाती है। जैसे ये इस लाइन का मतलब है विच इज़ कॉन्टिन्यूस विद द एंडोकार्डियम ऑफ हर्ट। तो कैपिलरी वॉल जो होती है प्राइमरली ये एंडोथेलियल सेल से बनी है, और बाकी इसके अंदर ये वाली जो जगह है डॉट वाली ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके बाहर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको कवर करते हैं, जिसको अब एडवेंटिशिया कहते हैं। कैपिलरी के अंदर भी कोई वॉल्व वगैरह नहीं होते और इसकी कोई फर्दर ब्रांचेस भी नहीं होती, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोमीटर बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो ये 1 सेल थिक होती है, और 1 सेल थिक होने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये इजीली एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवा सकें। यही इसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेन्स की। तो वेन्स की जहाँ तक बात है तो वेन्स बेसिकली ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करती हैं और हार्ट की तरफ वापस लेकर जाती हैं। तो वेन्स जो होती हैं ये इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, ठीक है, मसल्स में इतनी डीप नहीं होती हैं। ये ब्लू अपीयर होती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इनकी भी 3 लेयर हैं, एडवेंटिशिया, मीडिया और इंटीमिया। एडवेंटिशिया कोलेजिनस, अब ये याद रखें कि जो वेन की आउटर मोस्ट एडवेंटिशिया लेयर होती है वो बनी होती है कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से, लेकिन आर्टरीज़ की जो आउटर मोस्ट एडवेंटिशिया थी वो बनी थी फिब्रस कनेक्टिव से। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो MCQ में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिन लेयर होती है, ठीक है। इसमें मसल सेल्स उनकी बनी हो सकती है, कोलेजन फाइबर्स भी होती हैं, और इलास्टिक फाइबर्स के साथ बहुत रेयर केसेस में फ्यू स्पार्सली यानी कुछ ऐसी हैं जिनमें इलास्टिक फाइबर्स होती हैं कोलेजन फाइबर की बजाय। और ट्यूनिका इंटीमिया जो इनर मोस्ट होती है ये एंडोथेलियल सेल से बनी होती है, थिन लेयर होती है। इसमें कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं और बहुत रेयर केसेस में इलास्टिक भी हो सकती हैं। वेन्यूल्स जो हैं इनका डायमीटर बताया गया आपको कि 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जो कि एंडोथेलियम से बनी होती हैं। इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इनकी डायग्राम भी हम देख लेते हैं साथ। ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रही है ये स्ट्रक्चर है वेन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर हो गई, ये स्मूथ इलास्टिक हो गया, और टेनिका इंटरमीडिया सॉरी इंटीमिया जो है वो अंदर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखते हैं जैसे ही जो वेसल का डायमीटर होता है, ठीक है, ये इंक्रीज़ करता है 0.2 हो सकता है, या फिर हम कहते हैं कि 3 मिलीमीटर भी हो सकता है डायमीटर के केस में। स्मूथ मसल्स की हम बात करें, ठीक है। जो वेन्यूल्स होती हैं ये कलेक्ट करती हैं ब्लड और कैपिलरीज से, यानी वेन जो होती है ना ये डिवाइड करती है, तो आगे हमारे पास क्या बनती हैं कि आर्टरीज़ जो हैं वो डिवाइड करेंगी तो कैपिलरीज, कैपिलरीज डिवाइड करेंगी तो वेन्स, और वेन्स ये किस तरह से आगे जो है सॉरी सॉरी इसमें था कि आर्टरीज़ जो हैं ये जब डिवाइड करेंगी तो कैपिलरीज, कैपिलरीज कंबाइन करेंगी तो वेन्यूल्स, और फाइनली वेन्स। तो उस हवाले से हमें बताया गया है कि जो लार्ज वेन्स होती हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वो कहाँ से बनी है, मीडियम वेन्स टू द हार्ट। द लार्ज वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम मीडियम वेन्स टू द हार्ट, यानी यहाँ से ये जो है ट्रांसफ़र आता है सारा। अब इसमें हम आगे डिस्क्राइब करते हैं तो जो वॉल्व हैं यानी वेन के अंदर भी वॉल्व होते हैं ना। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि आर्टरीज़ में वॉल्व नहीं होते क्योंकि वो अंडर ऑफ ग्रेविटी काम करती है। कैपिलरीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे भी वॉल्व नहीं है, लेकिन वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी वेन्स जिनका डायमीटर जो होता है वो ग्रेटर दैन 2 माइक्रोमीटर है
उनमें वॉल्व होते हैं ताकि वो फ़्लो को यूनिडायरेक्शनल कर सकें और बैक फ़्लो को प्रिवेंट कर सकें, और ना ही ब्लैक फ़्लो हो, ना ही क्या है कि अपोज़िट डायरेक्शन में ब्लड मूव करे। तो वॉल्व जो होते हैं ये बेसिकली 2 फ्लैप्स ही होती हैं जो कि मूवमेंट कर सकती हैं। अब ये जो 2 फ़ोल्ड होती हैं, जो 2 फ्लैप हैं, ये ओवरलैप करती हैं इन द मिडल ऑफ वेन व्हेन द ब्लड अटेम्प्ट टू फॉलो इन डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपको एक वेन नज़र आ रही है, ठीक है? तो एक इस तरह से है, दूसरा इस तरह से शो होता है। यानी ये वेन है, एक ने इस तरह से किया हुआ है और दूसरा जो है वो फ्लैप क्या होता है कि वो इस तरह से है। तो ये एक छोटा-सा रास्ता आपको नज़र आ रहा है। जब ब्लड गुज़रेगा ये दरवाज़े की तरह खुल जाएगा, ब्लड ईज़िली मूव कर जाएगा, ठीक है? ब्लड आगे चला जाएगा जब, तो इससे क्या होगा कि ये वाली जो जगह होती है ना, ठीक है? अब इस जगह में होगा ये हमारे पास कि इन केस कि अगर जो है ना ब्लड ने गुज़रना है, ठीक है? कि ब्लड गुज़र चुका है, लेट्स से ब्लड यहाँ पर मौजूद है, तो इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, ये दोनों बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि बैक फ़्लो को प्रिवेंट किया जाता है। तो वॉल्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बैक फ़्लो को प्रिवेंट करने के लिए, और ये भी ग्रेविटी यूज़ करती है लेकिन इस पर ग्रेविटी कम असर करती है, दैट्स वाई हमें वॉल्व की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अपर रीजन ऑफ हार्ट की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, इन द अपर रीजन ऑफ इन द रीजन अपर रीजन अबव द हार्ट कोई वॉल्व नहीं है। सारी वेन्स में वॉल्व होती हैं जिनका डायमीटर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, लेकिन हार्ट से ऊपर वाला जो रीजन है, जो हेड रीजन है, जो शोल्डर रीजन है, वहाँ की वेन्स में वॉल्व नहीं होते, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ से ब्लड वापस बॉडी की तरफ आता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखना है इनका कंपेरिजन तीनों का। आर्टरीज़ ऐसी होती हैं जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी। इसी तरह वेन्स जो हैं ये कलेक्ट करती हैं और टूवर्ड्स द हार्ट लेकर जाती हैं, और कैपिलरीज लिंक होती हैं दोनों का, कि आर्टरीज़ डिवाइड करेंगी तो आर्टीरोल्स, वो डिवाइड करेंगी तो कैपिलरीज, कैपिलरीज कंबाइन करती हैं तो वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कंबाइन करती हैं तो आगे वेन्स बनती हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि अभी हमने बात की है पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, और लंग्स उसको देते हैं पल्मोनरी वेन के पास। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ऑल वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो हार्ट की तरफ जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके दरमियान मिक्स ब्लड होता है। यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होते किसी किस्म के, एओर्टा या ट्रंक की बेस पर ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे वॉल्व होते हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पे भी वॉल्व की ज़रूरत नहीं है। आर्टरीज़ में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी हार्ट से पंप हुआ है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना होने के बराबर है, इनके अंदर भी कम होता चला जाता है। यानी आर्टरीज़ जैसे जैसे डिवाइड करती चली जाती हैं वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता चला जाता है। जो आप हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो आर्टरीज़ का होता है। यहाँ पे कोई इम्पल्स नहीं है तो ये कोई प्रेशर नहीं शो करते। यहाँ ब्लड फ्लो रैपिड होता है आर्टरीज़ में, 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकंड होता है एओर्टा की बेस में, और आहिस्ता आहिस्ता वो आर्टरीज़ में डिक्रीज़ होता है, आर्टरीरोल्स में भी डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे भी फ़्लो जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये सॉरी इंक्रीज़ होता है किस तरह से, स्मॉलर टू लार्ज, यानी जैसे ही वेन्यूल्स कंबाइन करेंगी वेन्स बनेंगी, वेन्स कंबाइन करेंगी तो लार्ज वेन्स बनेंगी, वीना केवा बनेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, यानी स्मॉल से लार्ज वेन की तरफ, ठीक है। यहाँ ये 1 मिलीमीटर पर सेकंड की रेट से बहुत लो चलता है। यहाँ स्मॉल बोर है, थिक वॉल है, यहाँ लार्ज बोर है, थिन वॉल है, क्योंकि इसने कलेक्शन करनी है। यहाँ पे बोर लार्ज होता है और 1 सेल थिकनेस है ताकि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट हो सके। ये थिक वॉल हैं, इलास्टिक होती हैं और पल्सेशन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर मेजर करवा सकते हैं। ये थिन वॉल हैं और ये लेस इलास्टिक हैं, इनमें कोई मसल्स नहीं है और कोई इलास्टिसिटी नहीं है। नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, क्योंकि अभी हमने ये कहा है कि ये 1 सेल थिक होती हैं। सो 1 सेल थिक होने की वजह से ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट सिंपल डिफ्यूजन से करा सकती हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टरीज़ किस तरह से कैपिलरीज में डिवीज़न शो करती हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक कैपिलरी नेटवर्क सामने नज़र आ रहा है। बेसिकली आर्टरीज़ जब डिवाइड करती हैं और आर्टीरोल्स बनते हैं, तो आर्टीरोल्स क्या करते हैं कि पहले जब ये डिवाइड करेगा तो मेटा आर्टीरोल बनेगा। एक मेटा आर्टीरोल जब फर्दर डिवाइड करता है तो थ्रू फेयर चैनल बनता है। ये एक जो आपको एक नेटवर्क नज़र आ रहा है।
और थ्रू फेयर चैनल फिर आगे डिवाइड करता है तो कैपिलरी बनती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि एट द जंक्शन ऑफ थ्रू फेयर चैनल एंड कैपिलरी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहाँ पे था कि जैसे ही मेटा आर्टीरोल आके डिवाइड कर जाती हैं थ्रू फेयर चैनल में, ठीक है। तो थ्रू फेयर चैनल जो होता है ये जैसे ही आगे डिवाइड करता है कैपिलरीज़ में, तो जो कैपिलरी का हेड रीजन होता है यानी इसका जो पॉइंटेड एंड है, जो इसका पहला हिस्सा है, वहाँ पे ये कैपिलरी मसल जो है, सॉरी प्री कैपिलरी मसल मौजूद होता है, स्फिंक्टर, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मौजूद होता है, सॉरी। तो इसमें क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आर्टीरोल से मेटा आर्टीरोल में जब ब्लड जाता है और वहाँ से कैपिलरी में जाता है तो उसके फ़्लो को कंट्रोल किया जा सकता है कि स्फिंक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो कैपिलरीज़ में ब्लड नहीं जाएगा, और अगर रिलैक्स करेगा तो आसानी से कैपिलरीज़ में चला जाएगा, ठीक है। अब ये कैपिलरीज़ जहाँ पे कंबाइन कर रही हैं तो वेन्यूल बन रहा है, ये वेन्यूल आगे वेन में और वेन आगे वीना कैवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारा कनेक्शन था इन सारी चीज़ों का। अब हमने लेक्चर का लास्ट पॉइंट कवर करना है कि ये कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, वेज़ोडाइलेशन या वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कैसे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। देखिए, जब मेटा आर्टीरोल्स डिवाइड करेंगी आगे थ्रू फेयर चैनल के अंदर, तो उसके जंक्शन पे यानी थ्रू फेयर चैनल और कैपिलरी के जंक्शन पे जो है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर था। ये ऐसा स्फिंक्टर है कि ओपन और क्लोज़ होता है और एंट्रेंस ऑफ कैपिलरी पे अगर ये नॉर्मली जो है ना या तो कम्प्लीटली ओपन होगा या कम्प्लीटली क्लोज होगा, और डिग्री ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन डिपेंड करती है, ये वेरी करती रहती है, ठीक है। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम चाहिए था। नंबर ऑफ़ स्फिंक्टर जो हैं ये ओपन होते हैं एट द गिवन टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ये ओपन होगा, क्लोज होगा। यानी जब न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑब्वियसली उस टाइम ये ओपन होगा और नॉर्मली ये क्लोज होते हैं। तो एडिशनली क्या होता है कि ये जो चैनल्स होते हैं रूटीन में ये क्लोज़ होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये एक बहुत ही प्रोपोर्शनल और साइक्लिक मैनर में चलती है, तो इसको हम नाम देते हैं वेज़ो मोशन का, ठीक है। इसको हम नाम क्या देते हैं, वेज़ो मोशन का। अगर एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ वेज़ो मोशन, वेज़ो मोशन क्या चीज़ होती है, तो हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब या डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेज़ो मोशन बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ द cyclic opening and closing of precapillary sphincters that control the flow of blood in the capillaries, ठीक है। या आप यूं भी अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहते हैं डिफाइन में तो यही काफ़ी है। इट इज़ द cyclic opening and closing of capillaries स्फिंक्टर या प्री कैपिलरी स्फिंक्टर आप कह सकते हैं कि ये साइक्लिक एक्टिविटी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर की, ताकि ब्लड को कंट्रोल किया जा सके टू एंटर इन द कैपिलरी। या डिस्क्राइब की अगर आप बात करते हैं तो आप ये बता सकते हैं, व्हेन आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्टीरोल्स एंड आर्टीरोल्स डिवाइड इनटू मेटा आर्टीरोल्स, मेटा arterioles then further divide into through fair channel, and through fair channel then divides into capillaries. But at the junction of through fair channel and capillary there is a specific sphincter called precapillary sphincter. This sphincter control the flow of blood into the capillaries. So the cyclic opening and closing of precapillary sphincter इज़ नोन एज वेजोमोशन, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वेजोमोशन या डिस्क्राइब वेजोमोशन का, ठीक है जी। होपफुली कि आपको लेक्चर के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इन केस के अगर आपको ये जो लेक्चर है प्रिपेयर करना है सो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अगेन जितने भी लेक्चर्स हैं रिगार्डिंग बायोलॉजी, रिगार्डिंग फेडरल बोर्ड आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो होपफुली कि आपको ये पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।